तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य का जितना आपका एनसीईआरटी का एमसीक्यू है ना उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टाइम पीरियड ही देख ले रहे हैं। इस टाइम पीरियड के ऊपर कौन कौन सा सवाल है उसको देख ले रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा के गजपति राज्य का स्थापना कब हुआ? उसी बॉक्स में दिया हुआ है। उड़ीसा के गजपति राज्य का स्थापना सोचो कब होगा? तो 1435 में। कब हुआ? 1435 में। कैसे याद रखोगे? तो दिशा पटनानी का काम 35, दिशा पटनानी का काम 35। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है कि गोलकुंडा के सल्तनत का उदय किस वर्ष हुआ? गोलकुंडा के सल्तनत का उदय किस वर्ष हुआ? तो 1518 में। क्या याद रखोगे? 1518 में। इसमें बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ, उसके बाद 1518 में गोलकुंडा के सल्तनत का उदय हुआ। ऐसे याद रखो इसका ट्रिक है। 18 प्लस में गोलू का उदय हुआ। गोलू नाम का कोई लड़का है, जब 18 प्लस होगा तभी तो उसका उदय होगा। बिल्कुल। अहमदनगर बीजानगर बरार, अहमदनगर बीजानगर बरार की सल्तनत का उदय किसके आसपास हुआ? देखो गोलकुंडा का तो 1508 में 18 में हुआ, और ये जो सब निब्बा सब है तो ये निब्बा सब का उदय कब हुआ? बाद में हुआ। तो ये जो निब्बा सब उदय है इस सब का उदय कब हुआ? 90 में हुआ। निब्बा सब का उदय 90 में हुआ। ठीक है, गोलू का उदय 18 प्लस बाद हुआ। ये जो निब्बा सब का उदय है 90 में हुआ। ठीक है, अब इस पे जो भी सवाल है यहाँ देखते हैं। आइए, पुर्तगाली यात्री पेस, पहले तो पेस कहाँ का था? पायस। पुर्तगाली यात्री किन दो संरचनाओं को संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा? विजय का भवन बताओ, विजय का भवन किसको कहा? तो एक कमल, एक था ये, सॉरी, कमल मल हार्दियों का स्तंभ नहीं, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, यानी कि मंडप और महानवमी, इसी को कहा विजय का भवन। किसको? ऐसी याद रखो, एम से मंडप, एम से महानवमी, इन दोनों को ही कहा विजय का भवन। ठीक है, पायस। महानवमी दिब्बा का आधार कितना था? चौड़ाई, ये जो बेस का है 11,000 फीट। लंबाई पूछे तो 40 वर्ग फीट। महानवमी डिब्बा का लंबाई कितना था? 40 वर्ग फीट। तो याद हो गया, सभा मंडप, महानवमी डिब्बा। अच्छा यहाँ देखिए, इस संरचना से जुड़ा एक हिंदी त्यौहार महानवमी डिब्बा या दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता था? तो उत्तर भारत में जो महानवमी है ना 10 दिन तक दशहरा मनाया जाता है, 9 दिन तक नहीं मार किया जाना एग्जाम में। अच्छा, जो महानवमी डिब्बा था उसका प्रमुख विशेषता क्या था? बताइए, प्रमुख विशेषता क्या था? तो उसका जो आधार था ना वो उभारदार था और नक्काशी किया गया था। देखो आप अगर पिक्चर में देखो कि महानवमी डिब्बा का, तो उसका बेस, उस पर बहुत सारा कलाकारी बना हुआ है। यही उसके ऊपर का क्या है, एक बढ़िया है। उसके ऊपर कोई महल वहल तो नहीं बना हुआ था, सोना वोना नहीं रखा हुआ था। तो ये सब, आइए इसका फिगर भी दिखा दे रहे हैं महानवमी डिब्बा का, शायद ये है। हाँ, महानवमी डिब्बा का जो फिगर है यहाँ देखिए, इस पर बहुत सारे चित्र बनाया गया है। ठीक है, अब आइए इस पे, राजा का भवन। राजा का भवन नामक संरचना, राजा का भवन नामक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? पहला, ये राजकीय आवास में होने का एक निश्चित साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल संरचना है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। बिल्कुल यही सही है। मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है नहीं। एनसीईआरटी बोलता है कि राजा का भवन नामक संरचना, एक राजा का भवन नामक एक संरचना था, वो अंतर क्षेत्र में, मतलब कि अंदर में सबसे विशाल है, लेकिन इसका राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके दो प्रभावशाली मंच हैं, मंडप और महानवमी डिब्बा। आप बताए थे राजा का भवन, इसको कौन बोला था? पायस। किसको किसको मिला के? महानवमी डिब्बा और सभा मंडप, है ना, यही।
ये जो है राजकीय भवन का संरचना है और ये अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, याद रखेंगे। ऐसे भी देखें तो महानवमी डिब्बा कितना बड़ा है। लेकिन ये जो है यहाँ पे राजा को कोई आवास नहीं था, यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरा आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के सभा मंडप की स्थापना, सभा मंडप की स्थापित विशेषता के बारे में क्या सही है। सभा मंडप पहले तो बता दें, तो सभा मंडप और महानवमी डिब्बा राजा के भवन का हिस्सा है। तो बताइए क्या था। तो सभा मंडप के ऊपर अब सवाल आएगा, ध्यान से सोचें। ये खुला मैदान है जहाँ कोई स्तंभ नहीं था, गलत, स्तंभ था। एक ऊंचा मंच था, पहली बात क्या था, एक ऊंचा मंच था सभा मंडप, जिसके आसपास निश्चित दूरी पे, जिसके आसपास निश्चित दूरी पे लकड़ी का स्तंभ बना हुआ था सभा मंडप में, ठीक है। तो सभा मंडप में क्या था, एनसीईआरटी के अनुसार एक ऊंचा मंच था, बहुत बढ़िया। उसके आसपास लकड़ी का जो स्तंभ है बहुत सारा प्रयोग हुआ है। स्तंभ के पास पास होने के कारण जो बीच का खुला जगह है ना एकदम कम था, गैपिंग क्या था, एकदम कम था। तो याद रहेगा सभा मंडप के बारे में, बिल्कुल यही है सभा मंडप। सभा मंडप की छत को सहारा देने वाले स्तंभ किस सामग्री से बने थे। तो बताए थे, जो सभा मंडप था एक ऊंचा जगह पर था, इसके नीचे क्या लगा हुआ था, लकड़ी लगा हुआ था, बहुत कम कम दूरी पे, पत्थर नहीं मार देना। महानवमी डिब्बा के संदर्भ में 40 फीट की माप क्या दर्शाती है। तो 40 फीट की माप क्या है, मंच का ऊंचाई है, 11,000 क्या था, चौड़ाई था। अब उसके बाद है, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप और महानवमी डिब्बा इन दोनों को मिलाकर विजय का भवन बोला। तो टेमुंगो पायस, इतना पास से देखा, ये विजय का भवन बोला। और उसके बारे में याद रखेंगे, जो विजय का भवन है, यहाँ कोई राजकीय आवास मिलता है दोस्त, तो तुम बोलना नहीं, राजकीय आवास का संरचना नहीं मिलता है, और ये अंत विशाल क्षेत्र में सबसे बड़ा है। क्या राजा का भवन नामक संरचना विजयनगर के अंत क्षेत्र में सबसे विशाल संरचना है। बिल्कुल, ये सबसे विशाल संरचना है। क्या राजा का भवन नामक संरचना इस सबसे विशाल है। धार्मिक धर्मोत्तर भवनों के बीच निर्माण सामग्री का मुख्य अंतर क्या है। विजयनगर में सेकुलर भी बना था, नॉन से रिलीजियस बना था, सेकुलर भी बना था, दोनों प्रकार का भवन बना था। उसके सामग्री में अंतर क्या है। तो जो भी मंदिर बन रहा है तो वहाँ पत्थर का बनेगा, और जो भी धर्मोत्तर भवन है वो विकारी वस्तुओं से बना हुआ है। विकारी मतलब जो काम का चीज़ नहीं है, वो उससे बना हुआ है। अब कैसे याद रहेगा ये बात। तो पत्थर के बारे में बोलते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और देव कहाँ रहेंगे, मंदिर में ही रहेंगे, ठीक है। अब बाकी जो अनसेकुलर भवन है तो किसी भी चीज़ से बन सकता है। क्या पेश के विवरण के अनुसार विजय के भवन में एक पूजा स्थल और एक सिंहासन का चबूतरा था। अब बताओ, सिंहासन का चबूतरा था कि नहीं, बिल्कुल था। जो विजय का भवन है वहाँ एक पूजा स्थल था, और वहाँ एक चबूतरा था जो जहाँ राज का सिंहासन खड़ा था। तो जो विजय का भवन है वहाँ एक चबूतरा था, और वहाँ पे क्या था, एक राज का सिंहासन था उस पे खड़ा, और एक मंदिर भी था यहाँ पे विजय के भवन के पास। इतना कहानी याद हुआ। डोमिंगो पायस ने विजय भवन के ऊपर मंच पर कमरा किस चीज़ का बना हुआ बताया। तो विजय भवन है ना, उसके ऊपर वो कमरा बताता है। हालांकि जो विजय भवन है राजा का भवन, वहाँ कोई राजकीय आवास नहीं मिलता है, लेकिन स्टेटमेंट बोल रहा है तो वो बताना कि जो कपड़ा है वो क्लॉथ का बना हुआ दिखाया गया है, जहाँ एक मूर्ति का पूजा स्थल भी था चबूतरा पे। पेश के वर्णन के अनुसार राजा का सिंहासन किस चबूतरे पर रखा हुआ है। तो राजा का सिंहासन एक अन्य चबूतरे के बीच में था। राजा जी का सिंहासन एक अन्य चबूतरे के बीच में था। महानवमी डिब्बा के सबसे ऊपरी कभी एक लकड़ी की संरचना थी, इसके क्या साक्ष्य मिले हैं। ऐसा बोल रहा है कि जो महानवमी डिब्बा है ना उसके ऊपर लकड़ी का संरचना था। महानवमी डिब्बा याद आ रहा है,
इस पे महानवमी में यूज होता था, तो उसका लकड़ी का संरचना था उसके ऊपर। इसके साक्ष्य मिले हैं तो बोलना हाँ मिले हैं। मतलब जो महानवमी डिब्बा है उसके ऊपर क्या था, लकड़ी था यहाँ, इसके नीचे डिजाइन बना हुआ था। सभा मंडप के स्तंभों के बीच दूरी बहुत कम होने का परिणाम क्या निकलता है, कि वहाँ बहुत खुला स्थान था, बताए थे। विद्वानी के पास राजा का भवन वास्तव में एक राजकीय आवास होने का निश्चित पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। तो बिल्कुल मौजूद है। विद्वानी के पास राजा का भवन है, वहाँ पे बोल रहा है कि राजकीय आवास था। नहीं भाई, राजकीय आवास वहाँ पे नहीं था। हालांकि इसे राजा का भवन कहते हैं कि राजा का घर है, लेकिन यहाँ पे कोई घर होने का आवास नहीं था। ठीक है, राजा के भवन में। सभा मंडप के भौतिक बनावट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सभा मंडप क्या था, यह एक ऊंचा स्थान था, मंच था, जो जो लकड़ियों के स्तंभों से बना हुआ था सभा मंडप। क्या विजयनगर में शरद ऋतु 10 दिवसीय उत्सव को प्रायद्वीपीय भारत में दशहरा कहा जाता है। नहीं, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे इसे महानवमी कहा जाता है, और जो उत्तर भारत है इसमें दशहरा बोलते हैं हम लोग। अब ये हो गया। अब ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल क्या बोल रहा है कि राजकीय क्षेत्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक कमल महल था। बिल्कुल, कमल महल कहाँ था, तो पहली बात याद रखना है राजकीय क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पे केवल राजा लोग जा सकता है, जैसे हजारा मंदिर। उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो उसका नामकरण किया गया था जो 19वीं सदी में अंग्रेज यात्री लोग आए थे, उसी के द्वारा किया गया था। याद है, कॉलिन मैकेंजी, जो कॉलिन मैकेंजी आया था 1800 में, तो ये जो कमल महल है इसी को ही तो बोला था परिषदीय भवन। ठीक है ना, परिषदीय भवन बोला था। कमल महल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस तकनीक शैली से प्रभावित है, तो कमल महल में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें मेहराब का भी प्रयोग हुआ है, ये इस्लामिक तकनीक को दिखाता है। आइए इसका फिगर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बुक में, ये क्या है, कमल महल है। क्या है, कमल महल है। और इसी का मेहराब देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये कमल महल का मेहराब है। कमल महल के अनुसार इसमें कितनी मीनारें दिखाई पड़ती है, तो जब कमल महल में कितनी मीनारें थी ये देखा गया, 9। कितनी थी, 9। ठीक है, कुल 9 मीनारें थी। एक बीच में ऊंचा मीनार था, बाकी 4 वो आगे पीछे था, तो 9 वो था। ठीक है, कमल महल में क्या वो था, 9 वो ऑड नंबर में है, ऑड। अब आइए यहाँ पे, जो कमल महल है इसमें कितनी मीनारें दिखाई गई है, तो 9। ये तो याद ही हो गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इतिहासकारों के अनुसार जो कमल महल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था, तो बताए थे कॉलिन मैकेंजी इसको क्या बोला था, कॉलिन मैकेंजी परिषदीय भवन बोला था इसको, जहाँ राजा अपने सलाहकारों से मिलता था। महानवमी डिब्बा के बारे में इतिहासकारों का क्या मानना है, तो महानवमी डिब्बा क्या था, ये आवाज़ था। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि महानवमी डिब्बा के बारे में इतिहासकार का क्या मानना था, तो ये एक संरचना है जिसके चारों ओर शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। यही सही है। अरे गेट हटाओ ना रे। तो विद्वानों ने इसे एक पहेली मानते हैं। विद्वान इसे क्या मानते हैं, पहेली मानते हैं, क्योंकि इसके आसपास सशस्त्र आदमियों और जानवरों की एक बड़ी शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। मतलब बोला जाता था कि महानवमी डिब्बा में इसके ऊपर क्या होता था, इसके आसपास मेला लगता था, लेकिन वास्तविक रूप में जब जाके
देखा गया तो भाई इतना तो गैपिंग है ही नहीं कि जो मेला लग सके। तो इसको विद्वान में क्या माना, एक पहेली माना। क्या माना, एक पहेली माना कि वहाँ पे पर्याप्त स्थान नहीं था। लोटस महल यानी कि कमल महल। कमल महल के नामकरण में इतिहासकारों का वर्तमान नज़रिया क्या है? तो वे इस नाम को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका कार्य क्या था अनिश्चित था। बोला था ना, इसका कार्य क्या था वास्तविक रूप में कोई किसी को नहीं पता था। ठीक है, अब जो यहाँ पर है, राजकीय केंद्र में स्थित सभी भवनों में कहल महल सबसे सुंदर माना गया। बिल्कुल, जो राजकीय केंद्र है उसके अंदर सबसे सुंदर कमल महल है। आपके बुक में भी ऐसे ऐसे करके कमल महल का फिगर दिखाया गया था। ठीक है, यह कमल महल। ऐसी कमल महल के बाद आप देखोगे, कमल महल के पास ही हाथियों का अस्तबल भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, आइए भी था। आइए अब ये सवाल देखिए, कॉलिन मैकेंजी ने क्या, कौन, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी के अनुसार, सुझाव के अनुसार कमल महल क्या था, तो एक परिषदीय भवन था, लेकिन इसका काम क्या था अनिश्चित था राजा में। फिर से उसके बाद दिखाई गई लंबी और गुंबदवार संरचना का क्या नाम है, तो देखो हाथियों का अस्तबल। ठीक है, जो कमल महल के बगल में था। अब ये राजकीय केंद्र है, राजकीय केंद्र के भीतर किस अत्यंत दर्शनीय मंदिर का उल्लेख है? तो बताया था ना हजारा राम मंदिर। एक बार क्वेश्चन में एनटीपीसी रेलवे पूछा था, हजारा राम मंदिर धार्मिक केंद्र का भाग है कि राजकीय केंद्र का? तो बोला था आदमी राजकीय केंद्र का भाग है, क्योंकि राम की पूजा कौन किया, सिर्फ राजा किया। लेकिन विठल स्वामी विरूपाक्ष सब धार्मिक केंद्र का भाग था। कमल महल के समीप स्थित एक ऐतिहासिक संरचना को दर्शाया गया, उसका नाम क्या है, हाथियों का अस्तबल। कैसे याद होगा, तो लक्ष्मी जी का मतलब कमल, लक्ष्मी जी के बगल में कौन रहते हैं, गणेश जी, मतलब हाथी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अधिकांश मंदिर राजकीय केंद्र के भीतर स्थित है। नहीं भाई, मंदिर है तो धार्मिक केंद्र में होगा ना, धार्मिक केंद्र में होगा। राजकीय केंद्र में केवल कुछ मंदिर है, जिसमें से सबसे नामी आता है नाम हजारा राम मंदिर। ठीक है, हजारा राम मंदिर के बारे में कौन सी बात सुंदर है, तो ये एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर था। बिल्कुल दर्शनीय मंदिर था। यह केवल पुजारियों के लिए था, नहीं, ये राजकीय केंद्र का हिस्सा था। यह सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे अत्यंत दर्शनीय था। सबसे बड़ा कौन था अंत विशाल क्षेत्र में, बताए थे राजा का भवन था। मैकेंजी के अनुसार राजा परिषदीय सदन यानी कि कमल महल में किससे मिलता था, दूतों से? नहीं, हालांकि राजा दूतों से मिलता था, लेकिन मैकेंजी किसका उल्लेख किया है, तो मैकेंजी उल्लेख किया एडवाइज़र से मिलता था, परामर्शदाता जो लोग थे उसके, उन्हीं से मिलता था। जो राजकीय केंद्र में स्थित धार्मिक स्थलों के बारे में क्या सही है, सत्य है, तो धार्मिक केंद्र थे ना, तो राजकीय केंद्र में क्या है, धार्मिक केंद्रों के अलावा यहाँ भी कई मंदिर स्थित थे। तो राजकीय केंद्र में भी मंदिर थे, यही बात सच है। क्या वहाँ कोई मंदिर नहीं थे, तो क्या हजारा राम मंदिर कौन था, क्या छोटे मंदिर थे? नहीं, हजारा राम मंदिर बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे धार्मिक केंद्र भी मिलते हैं, धार्मिक स्थल भी मिलते हैं राजकीय केंद्र में। ठीक है, अब ये बात है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि विजयनगर पर आक्रमण और उसके विनाश के बाद किस समूह ने स्थापत्य परंपराओं को जारी रखा? तो जब तालीकोटा युद्ध हुआ तो उसके बाद विजयनगर कमजोर हुआ, तो उसके बाद नायक लोग क्या किए, विजयनगर में महल नुमा संरचना और मंदिर निर्माण की परंपरा को जीवित रखा। पैनल पर किन जानवरों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है? आपको याद रखेंगे विजयनगर में हाथी और घोड़ा उसको ज़्यादा प्रमुख माना गया है। अब इसी में है क्या, मदुरई का सभा मंडप। मदुरई का सभा मंडप ये विजयनगर में किसके द्वारा बनाया गया है,
तो मदुरई का जो सभा मंडप है नायकर के द्वारा बनाया गया हुआ है। किसके द्वारा? नायकर के द्वारा। इसमें किस विशेषता पर ध्यान देने को कहा गया है? जो मदुरई का सभा मंडप है उसमें किस विशेषता पर ध्यान दिया गया है? तो मेहराब पे। याद रखेंगे, म से मदुरई, म से मंडप और म से मेहराब। अब यहाँ पे कि हजाराराम मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्ति कला पर मुख्य रूप से किन जानवरों का उत्कीर्ण किया गया है? तो जो कोई भी विजयनगर में है वहाँ पे मंदिरों में हाथी और घोड़ा को विशेष रूप से दिखाया गया है। ठीक है। पाठ के अनुसार हजाराराम मंदिर का कौन सा हिस्सा वर्तमान में सुरक्षित नहीं है? तो वर्तमान में कौन सा ही सुरक्षित नहीं है? तो देखो, बीच में जो रखा मूर्ति है ना वो अब समाप्त है, बाकी सब आसपास का है। ऐसे याद रखो कि देव अब गायब हो गए हैं भगवान, केवल मंदिर बचा है। अब ये वाला है। अब आते हैं यहाँ पे। तो विजयनगर के जो शासक हैं अपनी शक्ति और वैधता को भगवान से जोड़ने के लिए किस उपाधि का प्रयोग करते थे? तो हिंदू सूरत राणा का वो लोग क्या करते हैं? उपाधि लिया करते हैं। और ये एक अरबी सुल्तान संस्कृत का उपाधि अनुवाद था, हिंदू सुल्तान। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किन पहाड़ियों ने रामायण में बाली और सुग्रीव वानर की रक्षा की थी? किस पहाड़ी ने? तो एक मान्यता है कि वहाँ पे विजयनगर का जो पहाड़ी है तुंगभद्रा तट पे, वही तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित चट्टानी पहाड़ियों के बारे में स्थानीय मान्यता है कि यह रामायण में वर्णित है, इस पहाड़ी के बारे में जहाँ पे बाली और सुग्रीव के वानर राज रक्षा की थी। अच्छा, विजयनगर में श्री विरूपाक्ष लिखा हुआ है किस लिपि में? तो कन्नड़ लिपि में। जो राजकीय आदेश है उसको कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। स्थानीय मान्यता में किसका किसका था? बाली और सुग्रीव का कहानी था, जो राज की रक्षा कर रहे थे। विजयनगर साम्राज्य में कन्नड़ लिपि में राजकीय आदेश पर कौन सा शब्द लिखा गया था? श्री विरूपाक्ष। हिंदू से जोड़ने के लिए कौन उपाधि लेते थे वो लोग? हिंदू सूरत राणा। विजय का सूरत बढ़िया है। अब ये भी हो सकता है कि आपको कल होके बोल दे हिंदू सूरत राणा की उपाधि कौन लेता था, तो ऐसे याद रखो, विजय क्या है? विजय का सूरत हिंदू जैसा है। विजय का सूरत हिंदू जैसा है। शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए किस कार्य के विशेष प्रोत्साहन देते? तो मंदिर निर्माण, मूर्तियां बनाना नहीं, मंदिर निर्माण। मंदिरों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंदिर क्या था? ये सभी का केंद्र था, विजयनगर में भी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार विजयनगर क्षेत्र की कौन सी पहाड़ी रामायण की किसिंदा मतलब बाली और सुग्रीव का राज। किसिंदा मतलब क्या है? बाली और सुग्रीव नहीं, बाली और सुग्रीव का राज से जुड़ी मानी जाती है, याद रखेंगे। तो तुंगभद्रा नदी तट की जो पहाड़ी है वहाँ पे उसकी राज से मानी जाती है। विजयनगर क्षेत्र में मंदिर निर्माण की परंपरा किन पूर्ववर्ती राज्य वंशों से जुड़ी है? तो देखो, चूंकि याद रखें विजयनगर सबसे बाद में आया है तो ये सभी कला को अपना लेगा। पल्लव कला, जहाँ पे द्रविड़ कला का शुरुआत हुआ, और चोल में यही कला क्या हो गया? विकसित हो गया। चालुक्य बहुत चालू था जो बेसर कला को अपनाया, तो इसका अपना लिया, बाकी होयसाल का भी अपना लिया। तो पल्लव, चालुक्य, चोल, होयसाल भी है, ठीक है, होयसाल को नहीं छोड़ना। शासकों द्वारा प्रयुक्त हिंदू सुल्तान उपाधि में सूरत राणा शब्द अरबी का संस्कृत अनुवाद है।
आपको पता है सुल्तान से निकला हुआ है सूरत राणा, और इसी का कन्वर्टेड रूप है हिंदू सुल्तान, जो विजयनगर का शासक लेते थे। अरबी शब्द से निकला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की पहाड़ियों में पूर्वकालीन जैन मंदिर भी है। यहीं पे एग्जाम में आपको कह देगा बौद्ध मंदिर, तो बौद्ध मंदिर नहीं है भैया, जैन मंदिर है विजयनगर में। कैसे याद रखोगे? तो ज से जैन, ज न जैन, ज न जैन, यहाँ पे से ज से जैन, और ज आता है विजयनगर में भी। तो बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य से पहले जैन मंदिर भी मिले हैं, जो कि बताता है वहाँ पे जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको। अब ये पढ़ लिया, अभी याद है, ये भी पढ़ लिया, याद है। विजयनगर वास्तुकला में कल्याण मंडप का प्रमुख प्रयोजन क्या था? मतलब कल्याण मंडप का प्रयोग क्यों होता था? तो मंडप में क्या होता है, किसका कल्याण होता है? शादी होता है। तो वहाँ पे देवी देवताओं के विवाह के लिए इसको प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। विजयनगर में मुख्य मंदिर के सामने बने भव्य मंडप का निर्माण किन शासकों ने कराया है? तो देखो, जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके सामने मंडप बना है, तो मंडप बनाने का काम किसने किया है? मंडप बोले या गोपुरम बोले या ये सब बोले, तो यहाँ पर कौन किया है? कृष्णदेव राव ने किया है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, विरूपाक्ष मंदिर का सबसे प्राचीन हिस्सा किस काल का माना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 9 से 10 सेंचुरी, क्योंकि ये शुरुआत हो गया था जो देवराय द्वितीय शासक था ना, उसी के समय से, इसी का 9 से 10 सेंचुरी के बीच का माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के मंदिरों में ऊंचे गोपुरम क्या है? ऊंचे गोपुरम और लंबी मीनारें क्या दर्शाती है? तो ये शासकों का जो शक्ति है, संसाधन जुटाने का क्षमता है, वही दर्शाता है गोपुरम। अब गोपुरम एक्सपर्ट कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर के, कहाँ पे? विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य मंडप का निर्माण कराया था अपने राजरोहण के सिंहासन पर। तो बोलना यस। ये भी पूछ सकता है दोस्त, अपने राजरोहण के सिंहासन पे कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का मंडप बनाया था? तो बोलना विरूपाक्ष। पूर्वी गोपुरम का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो याद है ना गोपुरम एक्सपर्ट कौन है? मंडप के स्तंभों के बारे में पाठ में क्या विशेषता है? वो सूक्ष्मता से उत्कीर्ण से। जो मंडप है वो किसका भाग है? मंदिर का भाग है। और मंदिर पूरा किससे बना हुआ था? पत्थर से। मानव तो देव, नहीं तो पत्थर। इसी कारण यहाँ पे लकड़ी वाला ऑप्शन मंदिर में तो प्रयोग हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन इसी पे उड़ गया। मंदिर परिसर में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण सम्मिलित है? तो मंदिर में क्या होता था? मंडप होता था, गोपुरम होता था, गलियारा होता था। ठीक है। अब ये हो गया। अब ये विजयनगर साम्राज्य में कुछ विशेष सभागारों, कुछ वहाँ पे विशेष सभागार है, उसका उपयोग देवी देवताओं के उत्सव के रूप में हुआ करता था। ठीक है ना। तो वहाँ पे उत्सव का आनंद लेने के लिए विशेष सभागार बनाया गया था। विवाह के लिए तो कल्याण मंडप था ना। विट्ठल मंदिर में पूजे जाने वाले प्रमुख देवता कौन है? तो भगवान विष्णु। अच्छा, विरूपाक्ष का टाइम पीरियड क्या है दोस्त? तो 9 से 10 सेंचुरी। विजयनगर की स्थापत्य कला में कौन सा प्रसिद्ध नमूना दिखाया गया है? तो याद है विजयनगर की स्थापत्य कला में कौन सा प्रसिद्ध नमूना दिखाया गया है? ये हाथियों, विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ। याद रखेंगे, जो पत्थर का रथ है वो विट्ठल मंदिर में भी दिखाया गया है। कहाँ पे? विट्ठल मंदिर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे? विष्णु रथ पे, विष्णु रथ पे।
विष्णु भ्रमण। आइए, तो ये देखिए क्या है, विट्ठल मंदिर पे रथ दिखाया गया है। आप बोलना हाँ दिखाया गया है। पाठ के अनुसार विजयनगर के मंदिरों में उत्सव के दौरान किन मूर्तियों का प्रयोग होता है? तो भाई उत्सव चल रहा है तो उस समय विशेष मूर्ति का प्रयोग होता है, जो केंद्रीय दिवालियों की मूर्ति से क्या होता है, अलग होता था। फिर है विट्ठल मंदिर की वास्तुकला किस साम्राज्य की विशेष पहचान है? भैया विट्ठल मंदिर कहाँ बना था? विजयनगर में। यहीं पर क्या मिला था, एक रथ का मंदिर मिला था। ऐसे रथ वाला तुम लोग पांड्य शासक में भी देखते हैं। विजयनगर के शासकों ने मंदिर निर्माण की किन पूर्ववर्ती परंपराओं को अपनाया? तो द्रविड़ शैली को अपनाया, क्योंकि दक्षिण में यही था गोपुरम निर्माण। विजयनगर के मंदिरों को एक विशिष्ट विशेषता थी। क्या विशेषता थी? तो रथ गलिया, रथ और गलिया, वहाँ प्रमुख विशेषता थी रथ गलिया। जो ये रथ गलिया थी जो सीधे निकलता था आपको गोपुरम के पास। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? यूनेस्को में नहीं बोल रहा, राष्ट्रीय महत्व बोल रहा है। 1976। क्या 76 में राष्ट्रीय महत्व बना? 76। 86 में यूनेस्को साइट बना। पहले राष्ट्रीय महत्व हुआ फिर यूनेस्को साइट हुआ, उससे कंफ्यूज नहीं होना। विजयनगर को उसके बारे में डाटा एकत्र करने के लिए कौन स्रोत का उपयोग किया गया? फोटोग्राफी, नक्शे, यात्रा वृत्तांत, भौतिक अवशेष सभी। दर्शाया गया गोपुरम किसके द्वारा बनाया गया है? तो मदुरई के नायक गोपुरम बनवाते थे। अभी हो गया ये डोमिंगो पायस के ऊपर है। डोमिंगो पेस के अनुसार विजयनगर के उस चौड़ी गली में मुख्य रूप से क्या बेचा जाता था? तो उस चौड़ी गली में मुख्य रूप से क्या बनाया जाता था? मनके बेचा जाता, हीरा पन्नी बेचा जाता, मोती जैसे रत्न। तो याद है ना, ये कथन भी है, पायस बहुत पास से पिया के लिए हीरा मोती ये सब वाला बाजार देखा। पायस बहुत पास से पिया के लिए हीरे मोती पन्ना वाला बाजार देखा गया। फार्नून नूनीज ने विजयनगर को किस रूप में वर्णित किया है? तो विजयनगर को वर्णित किया है नूनीज ने विश्व का सबसे अच्छा संभरण वाला शहर, क्योंकि नीनीज को यहाँ पर चावल भी मिल रहा था, गेहूँ भी मिल रहा था, अनाज भी मिल रहा था। तो गेहूँ अनाज इसको सब चीज़ मिल रहा है, ठीक है ना। नीनू को सबसे अच्छा लगा ये खा के, नूनू को खा के अच्छा लगा। नूनीज के वृत्तांत के अनुसार विजयनगर के बाजारों में कौन सा अजीब जीव का मांस मिलता था? कैसे याद कराए थे? नूनी में भी मांस होता है, इसका जिसको खाली मांस दिखेगा बाजार में, तो वहाँ पे चूहे बिल्लिए इस चपटिलिए इस सब का मांस का वर्णन यही किया हुआ है। और एक खाने वाला और चीज़ का वर्णन किया है, क्योंकि नीनी को भी विजय सबसे अच्छा लगा, क्योंकि नूनी बड़ा कर लिया अपना खा के। अब यहाँ देखिए, सुरक्षित भवन और किलाबंदी का अध्ययन हमें क्या समझने के प्रति मिलता है? तो कैसे उस समय युद्ध के समय सामरिक नीति अपनाते थे, वही किलाबंदी से पता चलता है। स्थापत्य कला के साथ साथ इतिहास की पूरी तरह समझने के लिए किस अन्य स्रोत पर निर्भर जोड़ना आवश्यक है? तो साहित्य पे, अभिलेख पे, लोक प्रचलित परंपराएं पे। अब आइए, डोमिंगो पायस ने शाम में लगने वाले मेले का मुख्य रूप से किस चीज़ का उल्लेख किया है? तो वो 500 पिया के लिए क्या देखा था? तो 500 पिया के लिए देखा था
केवल कीमती हरी हीरे मणि के नहीं, नींबू संतरा लकड़ी देखा था, ये सब देखा था। और क्या देखा था? हीरे मन के ये सब देखा था। नींबू संतरा भी देख लिया। पुर्तियाली यात्री नुनीज ने विजयनगर को, नुनीजी विजयनगर को क्या बोला था? बिस्नक बोला था। ये भी याद रखेंगे। क्या विशेषता बताई? यहाँ केवल शाकाहारी नहीं, एक तो खाना बताया और दूसरा मांस बताया था। नूनीज ने विजयनगर शहर को किस रूप में वर्णित किया? तो बोला हमको यहाँ पे खाने पीने का अच्छा मिल रहा है। नूनी को खाया पिया तो खा खा के मोटा हो गया। विजय हो गया तो विश्व का ही सबसे अच्छा संभरण वाला शहर बना नूनी। ये हो गया। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर कौन है? चिदम्बरम मंदिर। यहाँ पे गोपुरम में किस शासक की प्रतिमा रखी गई है? तो गोपुरम एक्सपर्ट कौन था भाई? कृष्णदेव राय। कहाँ पे? चिदम्बरम मंदिर में। एक यात्री के वर्णन के अनुसार कृष्णदेव राय के शारीरिक स्वरूप क्या थी? तो मझला कद था, गोरा भी था और चेहरे पे चेचक का दाग था। तो पाठ में वर्णित है कि उसका कद मझला था, रंग गोरा था और शरीर की अच्छी बनावट थी, वह मोटा था। स्थापत्य कला के अवशेषों के परीक्षण हमें किस बारे में जानकारी में असमर्थ है? वहाँ पे अवशेष का परीक्षण किया गया लेकिन हमको चीज़ का जानकारी नहीं मिलती है। वो क्या है? कितना बड़ा बड़ा भवन बन रहा था, उसके पीछे श्रमिक का विचार और श्रमदान के पीछे की भावना क्या थी? मतलब कि श्रमिक, इसको कैसे याद रखेंगे? श्रमिक क्या सोचता था इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, बेचारा श्रमिक के बारे में। ठीक है, श्रमिक क्या सोच रहा है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब है स्थापत्य कला के अवशेषों के परीक्षण में तो ही गया। निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय शासकों द्वारा लिया जाता था? क्या निर्माण करना है, किस स्थान पर निर्माण करना है, ये जो विचार है शासकों द्वारा लिया जाता था। कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा तमिलनाडु के किस मंदिर में गोपुरम के रूप में रखी गई? तो चिदम्बरम मंदिर में। अब यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाएगा सबसे महत्वपूर्ण हौज या जलाशय कौन था? इसे 15वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। तो सबसे प्रमुख हौज कौन था? तो एक हरियर था, कमलापुर जलाशय। कमलापुर जलाशय था। इसका उपयोग न केवल आसपास तक किया जाता बल्कि नहर के माध्यम से इसमें राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता। कमलापुर जलाशय राजकीय केंद्र में कौन जा रहा है? कमलापुर। तो राजा के पास क्या खिल रहा है ऐसा बताए थे? कमल खिल रहा है। राजकीय केंद्र में यही जाता था। फारस के शासक कालीकट भेजे गए उस दूत का नाम बताया जो विजयनगर में किलाबंदी देखकर बहुत प्रशंसा किया। तो अब्दुल बोला था किलाबंदी यहाँ पर बहुत बढ़िया है। कालीकट भी गया था। विजयनगर की किलाबंदी का सबसे अनूठा विशेषता जिसे अब्दुल रजाक ने बताया है। अब्दुल तो किला की ही बात करेगा, किलाबंदी का। तो कौन सा विशेषता बताया? इसमें बोला कि इसमें खेती वाले क्षेत्रों को भी, जंगल और आवासों को भी घेर लिया जाता है। अब खेत को भी घेर लिया जा रहा है किला में, जंगल आवास को भी, ताकि युद्ध के समय खेत को डिस्टर्ब ना हो। विजयनगर की विशाल दीवारों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो कौन कौन सामग्री? पत्थर और फनाकार टुकड़े बिना गाड़े के। अब हरियर्रा नहर, इसके बारे में मुख्य विशेषता क्या है? तो ये राजकीय केंद्र और धार्मिक केंद्र के बीच में हरहराते सीधे चल जाता था। लेकिन डायरेक्ट राजकीय केंद्र में कौन खिलता था? कमल।
अरे यार कितना। आइए अब यहाँ देखिए, ये तो हो ही गया था दोस्त। यहाँ पे हम्म, कमलापुर जो जलाशय है, इसका निर्माण किस आरंभिक वर्षों में हुआ? तो देखो कमलापुर जलाशय, तुम यहाँ पे ऑप्शन देखो लगाओगे 15 सेंचुरी, क्योंकि जो 15 सेंचुरी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है यात्रियों के लिए, क्योंकि अधिकांश यात्री इसके बाद ही आए हैं, अधिकांश यात्री इसके बाद ही आए हैं, तो याद रखोगे। 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज़ाक ने कालीकट भेजा गया, जिसने विजयनगर की 7 पंक्तियों वाली, कितना पंक्ति है दो, 7 पंक्ति वाली, याद रखेंगे। किलाबंदी का उल्लेख कौन करेगा? अब्दुल, क्योंकि अब्दुल को तो किला ही बंद था, वो भी 7 पंक्ति वाली, 7 पंक्ति वाली। फिर है यहाँ पे हरियर नहर है, उसके बारे में आपको विशेषता बताना है। तो ये धार्मिक केंद्र को शहर यानी राजकीय केंद्र से अलग करता था। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है कि सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि तुंगभद्रा नदी द्वारा कुंड का निर्माण किया जाता था, जो कि यह किस दिशा में बहती थी। तो आपको लगेगा ये इस दिशा में बहती थी, नहीं, इसी का उल्टा कर देना, इस दिशा में बहती थी, उत्तर की ओर, और सॉरी उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, इस दिशा में बहती थी। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। जलाशय के निर्माण कार्य में लगभग कितनों लोगों ने चीटी की तरह काम की थी? तो 15 से 20,000। और वो जलाशय कैसे चल रहा था? उत्तर पूर्व। कमलापुर जलाशय का डेट कब है? 15 सेंचुरी। विरूपाक्ष मंदिर का डेट कब है? 9 to 10 सेंचुरी। बहुत बढ़िया। विजयनगर के शासकों ने कृषि क्षेत्र की किलाबंदी की, बिल्कुल, और उसके भीतर की ओर शामिल क्यों किया? कि शत्रु को, जो शत्रु है उसके सुरक्षा से बचने के लिए। इस सब का जिक्र करता अब्दुल रज़ाक किलाबंदी का। विजयनगर के प्रवेश द्वारों पर बनी मेहराब, बिल्कुल मेहराब बना हुआ है, सब इंडो इस्लामिक में है। और गुंबद किस स्थापत्य शैली का प्रतिनिधि कर रही है? तो इंडो इस्लामिक। अब जो कि कमल महल में हमको दिखाई भी पड़ता है ये चीज़। अब आइए यहाँ पे, विजयनगर किसी क्षेत्र के लिए उपयुक्त होने वाले प्रमुख नदी कौन था? तुंगभद्रा किसी से छुपा हुआ है, जिसमें जलाशय का पानी इस साइड जाता था। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की किलाबंदी के बारे में क्या विशेष टिप्पणी की थी? तो कि पहली दीवार से शहर के केंद्र तक पहुंचने में बहुत दूरी थी, जिसे खेत और बगीचे थे। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वारों में तुर्की सुल्तानों के तत्व और स्थानीय परंपराओं के मेल से विकसित कला इतिहासकार क्या कहलाता है? अरे ये देखो इंडो इस्लामिक यहाँ पर नहीं मान लेना, यहाँ पे बोल रहा है तुर्की सुल्तान के तत्व और स्थानीय परंपराओं के मेल से क्या कहलाता है? द्रविड़ शैली। इतिहासकार इसको क्या बोले? द्रविड़ शैली का नाम दिया। ठीक है ना। नहीं, इंडो इस्लामिक ही होगा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन तो ये लिखा हुआ, ऑप्शन गलत टाइप किया हुआ। अब यहाँ पे अब्दुल रज़ाक के विवरण के अनुसार विजयनगर शहर में कितनी दीवारों से घेरा गया? बताए थे ना, सबका साथ सबका विकास, थाला फोड़े रीजन, 7 अति से पंक्ति से थाला फोड़े रीजन। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया, कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। अच्छा 16वीं की बारबोसा का, आइए यहाँ पे विजयनगर का जो राजकीय केंद्र था उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो दक्षिण में पश्चिम भाग, क्योंकि पानी भी तो इधर ही जा रहा है, कर्नाटका में यही ना हुआ, दक्षिण में पश्चिम भाग ये हो गया कर्नाटका, कर्नाटका ये ना हो गया, दक्षिण में पश्चिम भाग ये हो गया, ना कि ये, और पानी ऐसे जा रहा था नहर वाला, ये भी इम्पोर्टेंट था, दक्षिण में पश्चिम भाग। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने
क्या बोला? छप्पर वाला बात, छपरी वाला, बाहर छप्पर करेगा आदमी। शहरी केंद्रों के उत्तर पूर्व कोने में परिष्कृत चाइना मिट्टी के टुकड़ों के मिलन का क्या संकेत है? एक तो बात याद रखना है, जो उत्तर पूर्व है जहाँ पे नदी का पानी जा रहा था, तो वहीं पे चाइना प्रोक्लेन मिला। चाइनीज प्रोक्लेन का मतलब है कि वहाँ पे अमीर आदमी व्यापारी रहते थे। क्या श्रमिकों के बारे में, श्रमदान के बारे में उसका जो विचार है, उसका मंशा पता चलता है विजयनगर में? नहीं। अच्छा, राजकीय सत्ता के केंद्र में लगभग कितने मंदिर को समावेश किया गया है? तो 60। कैसे याद रखेंगे? तो ठीक 60 से एक साथ 60 मंदिर का समावेश किया गया। 60 से एक साथ 60 मंदिर का समावेश किया गया। ठीक है। महलों के रूप में पहचान की गई 30 संरचनाओं की मुख्य विशेषता क्या है? महल मिला है 30 संरचना, तो वो क्या था? अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं थी जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं था। भाई तुम सोचो ना, 30 महल में तो केवल धार्मिक काम ही तो नहीं होगा। 30 महल ऐसे बना दिया, उसमें धार्मिक काम होगा। और जो 60 वो मंदिर बने उसमें क्या होगा? तो उसमें धार्मिक काम नहीं होता था, ये याद रखना है। ये प्रशासनिक या आवासीय हो सकता है, सब में खाली धार्मिक होगा। तो प्रशासनिक काम किस में होगा, आवास किस में होगा? ठीक है। विजयनगर में चाइना मिट्टी का पहचान किधर मिला? तो जिधर नहर का पानी जा रहा था उत्तर पूर्व। खुद विजयनगर कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। 16वीं शताब्दी में विजयनगर में एक पुर्तगाली यात्री आता है। एनसीईआरटी में भी लाइन दिया एकदम, 16वीं शताब्दी। बारबोसा आता है सोडस महाजनपद में। राजकीय केंद्र के राजकीय केंद्र के कितनी संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है? तो 60 क्या था? मंदिर। अब महल कितना था? 30। याद रहेगा, मंदिर का आधा महल। विजयनगर के शासकों द्वारा राजकीय केंद्र में 60 से अधिक मंदिरों को प्रश्रय देने का मुख्य कारण क्या था? वहाँ पे मुख्य कारण क्या हो रहा था? तो वहाँ पे राजा अपनी सत्ता को स्थापित कर सके और वैलिडिटी दे सके। ठीक है। अब बताए थे ना, एक चीज़ क्वेश्चन भी आया था, मंदिर किसके माध्यम से राजा अपनी सत्ता को स्थापित कर रहा था, वैलिडिटी दे रहा था? तो मंदिर के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए, विजयनगर साम्राज्य किस वर्ष आक्रमण के कारण लूटा गया? 1565 में। अच्छा ये बताइए, कमलापुर जलाशय का निर्माण कब हुआ था सर? तो 15 सेंचुरी में। विरूपाक्ष मंदिर कब बना था? तो 9 to 10 सेंचुरी में। रथ वाला मंदिर कहाँ पर है? तो विष्णु भगवान चढ़े रथ पे, विट्ठल में। ठीक है, ये बताइए कितना पंक्ति था अब्दुल रज़ाक जिक्र किया? तो 7 पंक्ति का जिक्र किया। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य का ये लोकेशन कहाँ था? तो दक्षिण पश्चिम। नहर कहाँ से निकल रहा था? उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था। चाइना मिट्टी का कहाँ मिला के लिए? उत्तर पूर्व की ओर मिला के लिए। बहुत बढ़िया। विजयनगर साम्राज्य की विस्तार उत्तरी सीमा कहाँ तक थी? इसको तुंगभद्रा से कंफ्यूज ना हो। विजय कौन करेंगे? कृष्णा जी। विजय कौन करेंगे? कृष्णा जी। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के बारे में जो शुरुआती जानकारी है वो पता है ना, पुजारी लोग, पंपा देवी का जो पुजारी लोग है उसके स्मृति के आधार पर लिया था। और विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष और पंपा देवी, पंपा के ही पति का नाम तो विरूपाक्ष है, तो दोनों पति पत्नी के पुजारी के अथी पर लिया था, स्मृति पे। यहाँ पे देखो विट्ठल मंदिर नहीं है, क्या है? विट्ठल मंदिर है, उसके पुजारी पर नहीं। क्या है? जय हजारा राम। विजयनगर को स्थानीय लोग किस नाम से याद रखते हैं जिसका नामकरण स्थानीय मातृ देवी पर हुआ है? विजयनगर को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे? विजयनगर को स्थानीय लोग हम्पी के नाम से जानते थे। और इस हम्पी का नाम किस मातृ देवी पर हुआ है? तो पंपा से ही बना है हम्पी।
विरूपाक्ष तो पंपा के पति का नाम है, तो इससे कंफ्यूजन ना हो ये चीज़, ठीक है। तो स्थानीय लोग इसको हम्पी जैसे नाम से जानते थे, और हम्पी का नाम बढ़ा है पंपा देवी से। अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के मंदिरों का अभिलेख को इकट्ठा करना कब शुरू किया? तो बताए थे अभिलेख से क्या था, 36 का आंकड़ा था, तो 1836। फोटोग्राफर क्या था, 56 छोड़ी था। और 76 कुछ नहीं, 76 में तो इसको 1976 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया। 86 में क्या बना, यूनेस्को साइट। 1800 में कौन आया था, कॉलन मैकेंजी। 1900 में 2 में क्या होता, इसको जॉन मार्शल जो था वह संरक्षण देने का काम किया। तो फोटोग्राफी 1856 में, ग्रीनो करके वो कोई नाम होगा। इतिहासकारों ने विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए किन भाषाओं के साहित्य का उपयोग किया है? तो साउथ का जितना भी भाषा था, क्योंकि सबसे बाद में आया था, तो साउथ का जितना भी भाषा था सबको पकड़ लिया गया है, इसी से पुनर्निर्माण हुआ है। और प्लस एक संस्कृत भाषा उत्तर का, ठीक है। अब यहाँ पे विजयनगर क्या होता है, समाप्त। अब कुछ और भी है, कॉलन मैकेंजी के साथ। और ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, कॉलन मैकेंजी के साथ उनके एक महत्वपूर्ण भारतीय सहायकों को देखा गया। कॉलन मैकेंजी के साथ कुछ प्रमुख भारतीय सहायक थे विजयनगर में जब खोज हो रही थी। कौन कौन थे, तो चपरासी सिन्हा जी थे। कौन थे, चपरासी सिन्हा जी। और एक जैन पंडित भी थे। कौन थे, जैन पंडित। और एक कावेरी वेंकट लक्ष्मैया भी थे, कावेरी वेंकट लक्ष्मैया। तो चपरासी सिन्हा जी, जैन पंडित, और एक कावेरी वेंकट लक्ष्मैया। कावेरी वेंकट लक्ष्मैया, चपरासी सिन्हा जी, जैन पंडित, कावेरी वेंकट लक्ष्मैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक जैन पंडित भी था, चपरासी सिन्हा जी थे, और ब्राह्मण कौन था, लक्ष्मैया। कॉलन मैकेंजी ने विजयनगर के स्थानीय इतिहास का संकलन करने के पीछे क्या उद्देश्य बनाया? क्यों कर रहा है, ताकि उस समय के प्रशासन को समझ के अपने में डाल सके, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन को आसान बनाना। अब बताया गया है कॉलन मैकेंजी के पीछे खड़ा तेलुगु ब्राह्मण सहायक का नाम क्या था, तो वही वेंकट लक्ष्मैया। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे, तो राय कहते थे। गजपति तो उड़ीसा वाला का था, और दक्कन के जो सुल्तान थे वो लोग अपने आप को अश्वपति कहते हैं। विजयनगर काल में अश्व सेना के लिए घोड़ों का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? घोड़ों का आयात होता था अरब और मध्य एशिया से, अरब और मध्य एशिया से। पुर्तगालियों को इस काल में उलझी हुई राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरने में कौन सा तकनीक सहायता लाया? विजयनगर के समय पुर्तगाली महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे। आपको लगेगा क्या, घोड़े का याद, घोड़ा उड़ा से मतलब नहीं था, वो तो संबंध बनाया। शक्ति में बन के रूप हुआ, एक तो सामरिक तकनीक था उसके पास, और बंदूक का प्रयोग। विजयनगर की परंपराओं में नरपति शब्द किसके लिए है, तो विजयनगर में। लोक प्रचलित प्रथा में दक्कन के सुल्तान किसे बोला गया, अश्वपति। विजयनगर के शासकों ने किस प्रसिद्ध मंदिर को संरक्षण प्रदान कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया? तो याद है ना, चन्ना केशवर मंदिर बेलूर का, उसको क्या दिया था, संरक्षण दिया, और बहुत आगे तक ले गया चन्ना केशवर मंदिर, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ। विजयनगर साम्राज्य का नियंत्रण किस राजवंश के हाथों में चला गया 1542 के बाद? देखो 1542 के बाद बोल रहा, डेट याद रखो, 42 बेमिसाल, अरविडू वंश। क्योंकि याद है 1509 से 1529 इसे केडी राय का समय है, और इसी के बाद का समय है तो अरविडू वंश से ही थे। और ये पेनागोंडी और चंद्रगिरी से शासन किए थे, पेनागोंडी और चंद्रगिरी से शासन किए लोग।
कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे कौन सा बनाया सर? नागलपुरम, याद है ना? पेनागोंड या चंद्रगिरी से शासन कौन किया था? अरविडू वंश। कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र के लिए रायचूर द्वार पर किस वर्ष हासिल की? तो 12 से याद करना है ना, 12-14 कब किया था? तो यहाँ देखो आंसर होगा 12 से याद होगा। 12 यहाँ पे, 14 दिशा को, अब 20 में आदिल शाह को, बीजापुर के सुल्तान को। ठीक है, 12। अमुक्त माल्यार्थ के अनुसार राजा को किन जानवरों का व्यापार में विशेष रूप से हाथी घोड़े विजयनगर के समय सबसे प्रमुख है, उनको भली भांति करना चाहिए। अगर मान ले यहाँ पे बोल रहा है कि अमुक्त माल्यार्थ में तूफान या बीमारी के कारण संकट में उतरा कोई विदेशी यात्री अगर नाव लेके आपके शहर में आता है तो इसका स्वागत कैसे करें? भली भांति करें। कैसे करें? भली भांति करें। तालीकोटा युद्ध में जो विजयनगर की सेना का नेतृत्व है स्वयं राजा ने किया था। गलत, सेनापति था राम राय ने, वो किया था प्रमुख। 1565 के विनाशकारी युद्ध के बाद अरविडू वंश ने किस स्थानों से शासन किया? पेनागोंडा और चंद्रगिरी। प्राचीन काल में यवन शब्द का प्रयोग किस भाषा और किनके लिए किया गया है? तो यवन शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में यूनानी और उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए किया है। संस्कृत भाषा में यवन। विजयनगर के मंत्री जोखिम सुल्तान। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में आए उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए किस सुल्तान ने हस्तक्षेप किया? तो बीजापुर में। मतलब वो बीजापुर इस चीज़ में बिजी हो गया कि कैसे हम इसको क्या करें, उत्तराधिकार दिलवाएं। बिजी हो गया अब इसमें। तंजावुर। विजयनगर साम्राज्य में सुदूर दक्षिण तमिल क्षेत्र में प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में कौन चिन्हित है? अच्छा, तंजावुर, ये वही चोल वाला तंजावुर है। इस समय देख रहा है सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बताया गया है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर के विवाद में कौन उलझा, कौन बिजी हो गया? तो बीजापुर। यहाँ पे खत्म। देखो चाणक्येश्वर मंदिर के बारे में 2025 में पूछा आरआरबी ने। भारत में बेलूर में चाणक्येश्वर मंदिर है, उसमें किस पत्थर का उपयोग हुआ है? तो इसकी विशेषता है चाणक्येश्वर मंदिर की। चाणक्य क्या होता है? बहुत कठोर, लेकिन इसमें बहुत कोमल पत्थर लगाया गया है। इस कोमल पत्थर को बोला जाता है सोप स्टोन। बहुत कोमल पत्थर होता है, यही चाणक्येश्वर मंदिर में प्रयोग हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषता है। ऐसे चाणक्येश्वर मंदिर के बारे में जान लो। ये कर्नाटक के हासन जिले में याचकन नदी के पास स्थित है और ये 12वीं सदी का मंदिर है। और किस वन से संबंधित है? वैशाल वास्तुकला से। इसको यूनेस्को साइट का भी दर्जा प्राप्त है। इसको इतना में बनाया था 12वीं सदी में होयसाल राजा विष्णुवर्धन द्वारा, जब चोल पर ये जीत गए थे। चोल पर जीत गया था होयसाल। ये समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को है, शिव को नहीं। इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो ये सोप स्टोन जो बेहद मुलायम पत्थर होता है उससे बनाया गया है। इसकी विशेषता और क्या है? ताड़े के आकार का ऊंचे मंच इसमें भी बनाया गया है। ताड़े के आकार का ऊंचे मंच, और बाहरी दीवार पे जो साल भजनी नृतिका होती है सबका मूर्ति दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो होयसाल राज है तो उस समय के कुछ मंदिर है जो सोप स्टोन से बना हुआ है और मूर्ति कला अलंकरण है। कौन कौन है? तो एक बेलूर का चाणक्येश्वर मंदिर, एक दारासुरम का नहीं सॉरी, दारासुरम तो ये है, दारासुरम कहाँ पर है? चोल के समय था। बांसुरल, बांसुरल का मल्लिकार्जुन मंदिर, बांसुरल का मल्लिकार्जुन मंदिर। ठीक है, तो याद रहेगा। चाणक्य खाएगा तो क्या होगा? होशियार हो जाएगा। इसे याद रखो, होशियार मंदिर।